गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा क्लास लेट इसलिए हो गया, दूसरी क्लास चल रही थी, ठीक है। तो स्टूडियो खाली होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्लास लगाने में। इससे पहले भी क्लास चल रही थी, ठीक है। राम राम सभी को, ठीक है। अब स्टार्ट करते, टाइम खराब नहीं करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन तक पढ़ा था। देखो आप लोग संडे में मैंने आज एक ही क्लास रख ली कि आप लोग ज़्यादा परेशान हो गए होगे। 25% क्वेश्चन सोल्व हो गए सर रिटर्न बुक के आपके इतने ही कंटेंट से। थैंक यू सर। हाँ बेटा, सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, आप टेंशन ना लो। जो नहीं होगा वो मेरे यूट्यूब क्लासेस से हो जाएगा। यूट्यूब को फॉलो करते रहिएगा, क्वेश्चन वहाँ से करते रहिएगा, ठीक है। थ्योरी यहाँ से करते रहिएगा, और उन क्वेश्चन में नए कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं साथ के साथ बताता रहूँगा, तो सब सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अच्छा, हम आकांक्षा जी हम पूरे 10 मिनट विलम्ब से हैं। कोई बात नहीं, एक बात बताओ, केस करोगे क्या? ठीक है, आप लोग तो घर पे ही बैठे हो, हम तो दूसरी क्लास में पढ़ाते हैं, तो क्लास इंटरचेंज करने में टाइम लगता है। चलो टाइम खराब नहीं करते, अब आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टडी डालोगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मूला है CO, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कैसी गैस है? कंबस्टिबल गैस हो गई या नहीं? सर मैं थैंक यू बोलने आया हूँ। वेलकम सुमित जी, ठीक है। देखो, अब मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी गैस कंबस्टिबल होगा या नहीं, कैसे पहचान करोगे आप उसकी? आप उस गैस के रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ। तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट चेक करोगे कि यहाँ से कोई प्रोडक्ट बनता है या नहीं। अगर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, तो यानी कि वो गैस कंबस्टिबल होगी। प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो नॉन कंबस्टिबल होगी। तो यहाँ से देखो कि यहाँ से कोई प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं? बन सकता है, CO2, ठीक है। तो ये कैसी गैस होगी आपकी? कंबस्टिबल, ज्वलनशील। दूसरा, ये एक टॉक्सिक गैस है, ठीक है। तो लिखोगे सर यू आर हीरो फॉर मी, थैंक यू सनी बेटा। लिखो इट इज ए कंबस्टिबल, इट इज ए कंबस्टिबल। आज यूट्यूब पर मिलेंगे लाइव, सभी लोग लाइव आना, ठीक है, 2:30 बजे। इट इज ए कंबस्टिबल, मेरे चैनल पर। इट इज ए कंबस्टिबल एंड टॉक्सिक गैस, इट इज ए कंबस्टिबल एंड टॉक्सिक गैस। जल्दी से लिखोगे, इक्वेशन लिख लेना, हिंदी में लिखोगे यह एक ज्वलनशील, यह एक ज्वलनशील, यह एक ज्वलनशील और जहरीली गैस है। यह एक ज्वलनशील और जहरीली गैस है। यह एक ज्वलनशील, यह एक ज्वलनशील और जहरीली गैस है। उत्तम जी, ब्लैक डायमंड तो मैंने बताया है बेटा, किसको कहते हैं? कोल को कहते हैं ब्लैक डायमंड, ठीक है। अरे डांटो नहीं सर जी, आज हमारा बर्थडे, स्माइल के साथ विश कर दे है। अरे डांट नहीं रहे, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे आकांक्षा जी, मैं डांट नहीं रहा, ठीक है। रणवीर जी समझ में आएगा, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। उनको पीछे कवर करते रहना, आगे वाले को, ठीक है, जल्दी कवर कर लेना, लेकिन उनके आने वाली क्लासेस से पहले कवर कर लेना। अब यहाँ से कंटिन्यू चलने देना। वो पिछली क्लास कर लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। आज की क्लास तो पूरी समझ में आएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ, इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है। अब ये जो कार्बन एटमॉस्फेयर में जितना भी पोल्यूशन होता है, वो सबसे ज्यादा मात्रा में उस एयर पोल्यूशन में कौन सी गैस होती है आपकी? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो लिखोगे इट इज द मेजर, it is the major air pollutant, it is the major air pollutant। यह मुख्य, it is the major air pollutant, यह मुख्य वायु प्रदूषक है, यह मुख्य वायु प्रदूषक है, यह मुख्य वायु प्रदूषक है, यह मुख्य वायु प्रदूषक है। अच्छा, आवाज मिसमैच हो रही है, पता नहीं भाई, वैसे तो यहाँ से तो सब ठीक है। यह मुख्य वायु प्रदूषक है, नेट की वजह से हो रहा है। पीरियोडिक टेबल आपके चैनल से चुरा के पढ़ लियो, कोई नहीं, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट टीचर्स। चलो भाई आगे देखो, यह मुख्य वायु प्रदूषक है, ठीक है। अब इसका जो सोर्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा मात्रा में आती है, वो किससे आती है? आपकी व्हीकल से आती है, ठीक है। और व्हीकल्स आते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन के अंडर। तो इसका जो सबसे बड़ा सोर्स माना गया है वो है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। अब आप लोगों ने सुना होगा कि बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, ठीक है। तो अंगीठी क्यों नहीं जलानी चाहिए? देखो उसका रीजन क्या होता है। देखो, हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, इसको हटा देते, ये लिख चुके होगे आप लोग, ये ट्रांसपोर्टेशन था। देखो, हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अंगीठी तो आप लोगों ने देखी होगी, सर्दियों में यूज करते हैं। अंगीठी में क्या होता है? आपका कोयला जलता है,
और कोयले से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। और जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। नहीं मूर्खों, सिलेक्शन लेना तो मैडम को भूल जाओ, मैंने बताया था ये एयर लेते हैं हम, ठीक है। तो जब एयर लेंगे तो बॉडी में ऑक्सीजन भी एंटर करेगी, ठीक है। मान लो जिस रूम में आप बैठे हो, आपने उसमें अंगीठी जलाई, उस अंगीठी में कोयला जलने से CO प्रोड्यूस हुई और उसमें एयर भी थी, तो एयर भी प्रेजेंट है। तो जब हम सांस लेंगे तो ये गैस भी अंदर जाएगी, ये गैस भी अंदर जाएगी। तो हेमोग्लोबिन के पास दोनों गैस पहुंची, ऑक्सीजन भी पहुंची, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पहुंची। तो क्वेश्चन ये है कि हेमोग्लोबिन जो है ये किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ? ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की हेमोग्लोबिन के साथ जो जुड़ने की जो क्षमता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है? हैप्पी बर्थडे आशा जी, कितनी ज्यादा है? 2 टाइम्स, 6 टाइम्स, 12 टाइम्स, 20 टाइम्स, कितनी ज्यादा? जल्दी बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड की हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की जो क्षमता है वो ऑक्सीजन के कितने टाइम्स है? हाँ मूर्खों, इनमें से कोई नहीं, 186 टाइम्स भी नहीं, 300 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर यहां से ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, उतनी देर में CO के कितने मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे? 300 मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, ठीक है। तो 300 के कंपैरिजन में 1 नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि हेमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ता है? CO के साथ। तो जब ये CO के साथ जुड़ता है तो ये कंपाउंड बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। और कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था इसका फंक्शन क्या होता है। ये गैस कैरियर होता है, ये गैस ट्रांसफर करता है, जो भी गैस इसके पास होगी ये सेल्स को वही गैस ट्रांसफर करता है, ठीक है। सिगरेट में भाई कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और निकोटीन होता है, ठीक है। तो कार्बन ये अभी बीच में मैंने कमेंट पढ़ के गलती कर दी, सारा फ्लो बिगड़ गया। हाँ, तो CO हेमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। तो इसका फंक्शन क्या है? ये सेल्स को गैस ट्रांसफर करता है। तो अभी इसके पास कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है? जहरीली गैस है, टॉक्सिक गैस है। तो जैसे ही सेल्स को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी तो सेल्स क्या हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में कम सेल डेड होंगे तो आप लोगों को घुटन महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता जाएगा आप भगवान को प्यारे होगे, ठीक है। जिंदगी में परेशान हो, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड की हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? 300 टाइम्स, 300 गुना, ठीक है। तो लिखोगे ड्यू टू इनकम्प्लीट combustion of coal, due to incomplete combustion of coal, due to incomplete combustion of coal in अंगीठी, अंगीठी को इंग्लिश में अंगीठी बोलते हैं, इन अंगीठी, इन अंगीठी, in a closed room, in अंगीठी, in a closed room, CO is produced, CO is produced, CO is produced, which initially causes suffocation, which initially causes suffocation, and finally may leads to the death of a person, and finally may lead to the death of a person। हिंदी में लिखोगे बंद कमरे में अंगीठी जलाने से, और प्रोसीजर नोट कर लेना। बंद कमरे में, सर मुझे कभी साउंड प्रॉब्लम होती है, हाँ जी रवि जी वो काफ़ी है। लिखोगे बंद कमरे में अंगीठी जलाने से, बंद कमरे में अंगीठी जलाने से CO उत्पन्न होती है, CO उत्पन्न होती है। बंद कमरे में अंगीठी जलाने से CO उत्पन्न होती है, जिससे पहले घुटन और फिर बाद में व्यक्ति की मौत हो सकती है, और फिर बाद में व्यक्ति की मौत हो सकती है। विभू जी वैसे ही लिख रखे, एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज करा दूंगा मैं उसको, ठीक है। प्रोसीजर नोट कर लो जल्दी। और यहां से 2 क्वेश्चन और बनते हैं, ध्यान से सुनना। CO प्लस हाइड्रोजन, ये जो गैस होती है इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है वाटर गैस। ये ध्यान रखना, ऐसा मत बोलना कि सर इनसे रिएक्शन करके क्या बनेगा। कोल से इनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो कोल और वाटर से इनकी फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर गैस, जल गैस। भाप अंगार गैस भी इसी को बोलते हैं। अब अगर आप इस CO के साथ नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज करोगे
तो इसे बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। माइक से नॉइस आ रहा बेटा, आप कुछ चल भी नहीं रहा। सर लुकिंग स्मार्ट इन टेलीग्राम चैनल प्रोफाइल पिक। थैंक यू वैभव जी। ठीक हूँ भाई, बुरा भी नहीं हूँ इतना। रिफ्रेश कीजिए आकांक्षा जी, और बाकी लोग जिसको दिक्कत आ रही है रिफ्रेश कीजिए। सर आप द्रोणाचार्य, थैंक यू भाई, लेकिन वो तो बहुत बड़े गुरु थे, हम तो सीधे से आदमी हैं। वो लास्ट में 10 मिनट बात कर बेटा, यूट्यूब चैनल पे बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको। आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ भी देखना हो, प्लान देखना हो, तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, हाउ टू क्रैक सीजीएल 2018। उसमें स्ट्रेटेजी क्या होती है, पढ़ना कैसे चाहिए, वो सब वहाँ डिस्कस कर रखा है। स्ट्रक्चर, अच्छा इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, कार्बन ये, हाँ ये भी बना लो भाई। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, तो इसमें देख सकते हो कौन से बॉन्ड है। ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसह संयोजी आबंध। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसह संयोजी आबंध, हिंदी में लिखोगे उपसह संयोजी आबंध। उपसह संयोजी आबंध। और ये होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। बेटा आज क्लास ज़्यादा देर तक नहीं ले सकते, क्योंकि आपके बैच के बाद दूसरे बैच की क्लास है, ठीक है। अब शेड्यूल चेंज नहीं करेंगे, संडे कोई बात नहीं, आप लोग आज बाकी चीज़ें रिवाइज करो। सोनी जी, पहले आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के प्रीवियस पेपर्स की कोई बुक खरीद लो, ठीक है। किरण की बुक खरीदोगे तो याद रखना उसके आंसर्स में गलती है, आंसर्स को याद नहीं करोगे, आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर मेरे कंटेंट से करोगे, जो ना आएगा वो मुझसे पूछोगे। अच्छा लाइफ में से एक बार जरूर मिलोगे, बिल्कुल सुमित जी, एक बार क्या बेटा, जब मन करे तब आ जाना। सर आप सिंसियर पढ़ाते हो, थैंक यू इरफान जी। हाँ श्रेष्ठा जी, क्लास लाइव है। कैरियर बिल पर सबसे अच्छा कोई है, वो आप ही हो भैया जी। हाँ आदर्श जी, सबको यही बोलते हो आप लोग, है ना, जो भी टीचर आता होगा उसको यही बोलते हो, सबसे अच्छे आप हो। सर आप बहुत बड़े डेडिकेटेड टीचर हो, थैंक यू इरफान जी, नोट कर चुके हो गए। यूट्यूब का टाइम 2:30 बजे, दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे आज उसका, आरआरबी वाला। चिंता मत करो, आपके सीएचएसएल पेपर तक मैं करा ही दूंगा, सारे लगभग कवर करा ही दूंगा, टेंशन ना लो। आप लोग बोला करो ना, मेरा साइंस स्पेशल बोलो कि सिकंदर सर का साइंस स्पेशल बैच कब आएगा, ये ऐसे पूछा करो तो पता चलेगा, वो बताएंगे कब आएगा, ठीक है। मेरा नाम लेके पूछा करो मेरे वाला कब आएगा। अगर मुझसे पढ़ना तो मेरा नाम लो, नहीं तो जिससे पढ़ना उसका नाम लेकर बोला करो। थैंक यू शेखर, वेलकम शेखर जी। वाटर गैस अभी लिखवाया तो दिया बेटा, ये होता है। अच्छा आगे देखो, हेडिंग डालोगे ओजोन। ओजोन, ओजोन क्या है, एक ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। पहला क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है। 4 ऑप्शन देंगे, ओजोन है क्या, तो आंसर होगा एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। एक ही सब्सटेंस की जो डिफरेंट फॉर्म होती है उन्हें बोलते हैं एलोट्रोप। इट इज एन एलोट्रोप ऑफ, इट इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन का अपरूप है, यह ऑक्सीजन का अपरूप है, यह ऑक्सीजन का अपरूप। अच्छा मैं स्मार्ट दिख रहा हूं, मैं देख लो अपने आप को, हाँ ठीक कह रहे हो, थैंक यू। यह ऑक्सीजन का अपरूप है। आयुषी अब खुश। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर देखोगे, संरचना देखोगे, क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो ओजोन का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ये वाला बॉन्ड कौन सा है, अभी बताया था, ये होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। और ये वाला जो होता है ये होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजी आबंध, उपसहसंयोजी आबंध, ठीक है।
आप पूछो ना गौतम जी, वहां मेरा नाम लेकर पूछो सत्येंद्र सर का साइंस स्पेशल बैच कब आएगा, तो वो बताएंगे भाई कब आएगा, मुझे अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो। अब ये जो ओजोन होती है, एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती है, आप लोगों ने पढ़ी होंगी ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ओजोन जो होती है कौन सी लेयर में होती है? आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, समताप मंडल में होती है। ठीक है, तो लिखोगे इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर की बात कर रहा हूं, इट इज, ओजोन लेयर ही लिख लो, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, ओजोन की परत समताप मंडल में होती है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन की परत समताप मंडल में होती है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन की परत समताप मंडल में होती है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन की परत समताप मंडल में होती है। अब ओजोन की परत की जो मोटाई है, इसको किस में मापा जाता है? हाँ जी, ओजोन की परत की मोटाई को किस में मापा जाता है? डॉप्सन में। तो लिखोगे थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर is measured in, thickness of ozone layer is measured in Dobson, is measured in Dobson, thickness of ozone layer is measured in Dobson। ओजोन की परत की मोटाई को, ओजोन की परत की मोटाई को डॉब्सन में मापा जाता है। ओजोन की परत की मोटाई को डॉब्सन में मापा जाता है। ओजोन की परत की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन। वो डिपेंड करता है, आप लोग अगर फिजिक्स की डिमांड करो तो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, दूसरे बैचेस में पढ़ा देता हूँ। ठीक है, दोनों ही पढ़ाता हूँ, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे फिजिक्स भी पढ़ा देंगे, तो जितने आप कमेंट करोगे उस पर डिपेंड करता है। डिमांड ज़्यादा होगी तभी सप्लाई होगी ना। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का नाम लेकर बोलोगे तो दोनों में आ जाएगा, एक का लेकर बोलोगे तो एक में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अच्छा ये तो हो गया ओजोन के बारे में। अब आप आगे देखो ओजोन बनती कैसे, फंक्शन तो पता ही होगा, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन। ठीक है, वो तो लिखवाने की जरूरत नहीं होगी, अगर फिर भी किसी को नहीं पता है तो लिख लेना, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, यह पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, यह पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यह पराबैंगनी किरणों से बचाती है। हेडिंग डालोगे फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का बनना। अरे आनंद जी, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ाऊंगा, ये क्वेश्चन करवाता हूं मैं क्लास में, जो आप पूछ रहे हो ना, क्वेश्चन क्लास में करवाता हूँ, टेंशन ना लो। सर आई एम केमिस्ट्री, प्रफुल जी दोबारा भेजना बेटा। आप कमेंट क्या कह रहे थे? आप केमिस्ट्री मैंने पूरा पढ़ा नहीं है आपका कमेंट। ठीक है, देखो ओजोन कैसे बनती है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही सनलाइट आई, सन से कौन सी लाइट आई, बेसिकली हम आते तो दोनों हैं, तो इसमें से जो काम करेगी वो अल्ट्रावायलेट रेज करेंगी। ठीक है, तो जैसे ही सनलाइट आती है, ये अल्ट्रावायलेट रेज आती है, ये क्या करेंगी, इस बॉन्ड को तोड़ देंगी। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑक्सीजन एटम में। अब एटमॉस्फेयर में जितनी ऑक्सीजन है वो सारी की सारी तो एटम में कन्वर्ट नहीं होती, सारी की सारी परमाणु में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, कुछ बच जाती है, तो वो ऑक्सीजन क्या करती है, इस ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ती है और यहां से बनाती है ओजोन। तो इस तरीके से ओजोन बनती है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, ओजोन कैसे बनती है? पहला ऑप्शन ये है कि अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से बनती है। दूसरा क्वेश्चन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जुड़ने से बनती है, ऑक्सीजन अणुओं के जुड़ने से बनती है। क्या आंसर दोगे? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जुड़ने से बनती है या अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से बनती है? क्या आंसर दोगे, जल्दी बताओ। रणबीर जी हाँ बेटा बता देंगे, बात कर लेंगे, अभी थोड़ा सिलेबस करा रहे हैं ना, तो कमेंट बहुत सारे हैं, ये रहता है, सबके नहीं पढ़ पाता मैं, जल्दी बताओ। संदीप जी ये मुझे नहीं पता बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती है ना, ये आप क्या नाम है ज्योग्राफी वाले सर बता देंगे, वहां का है मेनली टॉपिक।
मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से, बट स्टिल टेकिंग योर क्लब बिकॉज आई गॉट लॉट ऑफ यूजफुल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम यू, थैंक्स सर। ओके प्रफुल्ल जी, प्लीज सर कमेंट पर। ओके अंकित जी। हाँ भाई देखो, एक बात बताओ, अगर ऑक्सीजन आप कह रहे हो, दोनों से कह रहे हो, या मतलब ऐसे कह रहे हो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जुड़ने से होती है, एक बात बताओ, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इनके जुड़ने से ओजोन बन जाएगी? ऐसे ओजोन नहीं बनती बेटा कभी भी। ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ जुड़ता है, तब आपकी ओजोन बनती है। तो मतलब जब तक ये एटम नहीं बनेगा, जब तक ये परमाणु नहीं बनेगा, तब तक आपकी ओजोन नहीं बनेगी। और ये किसकी वजह से बन रहा है? अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। तो ओजोन का जो बनना होता है बेसिकली वो किस पर डिपेंड करता है? अल्ट्रावायलेट रेज पर। यहां से तो प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन डिपेंड्स ऑन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन डिपेंड्स ऑन अल्ट्रावायलेट रेज, डिपेंड्स ऑन अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन का बनना, ओजोन का बनना, ओजोन का बनना, ओजोन का बनना पराबैंगनी किरणों पर निर्भर करता है। ओजोन का बनना पराबैंगनी किरणों पर निर्भर करता है। ओजोन का बनना पराबैंगनी किरणों पर निर्भर करता है, पराबैंगनी किरणों पर निर्भर करता है। ठीक है, इक्वेशन लिख लेना। नहीं रिंकू जी, वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है बेटा, लाइव है। मोनोटॉमिक तो सिर्फ नोबल गैसेज होती है, डायटोमिक ये आपको स्ट्रक्चर बनाओगे या फॉर्मूला पता तो पता चल जाएगा। ओजोन कैसी गैस है? ओजोन कितने, कौन सी गैस है? ट्राई एटॉमिक। देख सकते हो ओजोन में कितने एटम्स है? 3। ओजोन ट्राई एटॉमिक है, तो ये नंबर ऑफ एटम्स काउंट करके पता चलेगा। CO2 कैसी गैस है? डायटोमिक है ट्राई एटॉमिक? ट्राई एटॉमिक है, 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए, 1 कार्बन का। इस तरीके से पता चलता है आनंद जी। ठीक है, अब हेडिंग डालोगे ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का ह्रास, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का ह्रास, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का ह्रास, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का ह्रास। देखो जैसे ओजोन की फॉर्मेशन हुई है, बिल्कुल रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, उसी तरीके से ये टूटती है। अब होता क्या है, देखो ओजोन है, इस पर बहुत सारे रीजन होते हैं। फॉर एग्जांपल CFC गिरता है, तो जैसे ये CFC गिरेगा तो ये वापस ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो ऑक्सीजन एटम है ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ेगा और बना देगा ऑक्सीजन। तो ओजोन जब डिप्लीशन होता है, ओजोन जब टूटती है, तो वो कौन सी गैस में टूटती है? क्वेश्चन ये बनता है किस में टूटती है? वो ऑक्सीजन में टूटती है। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, ये नोट करने के बाद ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन का, ओजोन का, ओजोन का ह्रास कराने वाले पदार्थ। बेटा संडे को क्लास इसलिए हुई है क्योंकि बाकी दिन स्टूडियो में और सब्जेक्ट की क्लास चलती है, मेरे पास सैटरडे संडे का टाइम होता है। ठीक है, इसलिए ओजोन का ह्रास कराने वाले पदार्थ, ओजोन का ह्रास कराने वाले पदार्थ, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दूसरा है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के यौगिक, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के यौगिक, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के यौगिक। अब मुझे एक बात बताओ, CFC का मॉलिक्यूल जब ओजोन पर गिरता है तो ये ओजोन के कितने मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है? ओजोन के कितने मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को? कितनों को तोड़ता है? जल्दी बताओ, जल्दी आंसर बताना।
जल्दी बताओ। तो 1 को, 3 को, मोर को, ये 1 लाख से भी ज्यादा को, ठीक है, लिखोगे यहाँ पर, लिखोगे 100 पॉइंट लिख लोगे। 1 molecule ऑफ ओजोन, सॉरी 1 molecule ऑफ CFC, 1 molecule ऑफ CFC breaks more than 1 lakh molecule of ozone, breaks more than 1 lakh molecule of ozone, breaks more than 1 lakh molecule of ozone। हिंदी में लिखोगे ओजोन का एक अणु, ओजोन का एक अणु, ओजोन का एक अणु, सॉरी इस तरह CFC का एक अणु, CFC का एक अणु, CFC का एक अणु, CFC का एक अणु ओजोन के, ओजोन के, ओजोन के, दिव्या जी अब वॉइस में मैच हो रही है तो यहां से तो सब ठीक है, अब तो आप पढ़ ही लीजिए। CFC का एक अणु ओजोन के 1 लाख से भी ज्यादा, CFC का एक अणु ओजोन के 1 लाख से भी ज्यादा अणुओं को तोड़ता है। CFC का एक अणु ओजोन के 1 लाख से भी ज़्यादा अणुओं को तोड़ता है। CFC का एक अणु ओजोन के 1 लाख से भी ज़्यादा अणुओं को तोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे ओजोन डिप्लीटिंग पेस्टिसाइड्स, ओजोन डिप्लीटिंग पेस्टिसाइड्स, ओजोन का ह्रास कराने वाले कीटनाशी, ओजोन का ह्रास कराने वाले पदार्थ की जगह पर आपको क्या लिखना है, कीटनाशी हिंदी में, ओजोन का ह्रास कराने वाले कीटनाशी। तो एक पेस्टिसाइड है, याद रखोगे मिथाइल ब्रोमाइड। गलती क्या करोगे, जब ये क्वेश्चन आएगा ना पेपर में तो ऑप्शन में आपको DDT भी मिलेगा, ठीक है, और आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप क्या करते हो, DDT को टिक कर देते हो, जबकि DDT ये नहीं करता, ओजोन डिप्लीशन नहीं कराता। कौन सा पेस्टिसाइड है जो ओजोन डिप्लीशन कराता है, मिथाइल ब्रोमाइड। अब सुपरसोनिक जो जेट जहाज होते हैं वो आवाज करते हैं, झू झू, सुनी होगी आप लोगों ने, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स छोड़ते हैं जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है। तो ठीक है, तो तीसरा रीजन क्या है आपके, सुपरसोनिक जेट प्लेन्स। तो नेक्स्ट वन लिखोगे सुपरसोनिक जेट प्लेन्स, सुपरसोनिक जेट प्लेन्स releases the compounds of nitrogen, 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 which causes ozone depletion, which causes ozone depletion। हिंदी में लिखोगे सुपरसोनिक जेट जहाज, सुपरसोनिक जेट जहाज। यूट्यूब पर 2:30 बजे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, आपको खुद ही पता चलता रहेगा। सुपरसोनिक जेट जहाज, सुपरसोनिक जेट जहाज नाइट्रोजन के यौगिक छोड़ते हैं, सुपरसोनिक जेट जहाज नाइट्रोजन के यौगिक छोड़ते हैं जिनकी वजह से ओजोन का ह्रास होता है, जिनकी वजह से ओजोन का ह्रास होता है। अरे कराऊंगा आनंद जी, पेशेंस रखो बेटा, जो बोल दिया ना वो चीज कराऊंगा। डिप्लीशन का मतलब होता है टूटना चंदन जी, ठीक है। सुपरसोनिक जेट जहाज नाइट्रोजन के यौगिक छोड़ते हैं जिनसे ओजोन का ह्रास होता है। आप लोगों ने सुना होगा अल्ट्रावायलेट रेज भी ओजोन को तोड़ती हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज सुनना, अब ये है सनी है ना, ये है ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं, ये ओजोन लेयर है, ठीक है, और ये है आपका अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह। तो मैंने आपको कहा था अल्ट्रावायलेट 3 तरीके की होती हैं, ठीक है। अब समझना, इस डायग्राम का मतलब समझना, सीधी कर लेना, ठीक है। देखो ये होती है अल्ट्रावायलेट सी, ओजोन क्या करती है, सारी अल्ट्रावायलेट सी को यहीं पर एब्जॉर्ब कर लेगी। दूसरी होती है अल्ट्रावायलेट बी में क्या हुआ, कुछ आपकी ओजोन एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ धरती पर आ जाएगी, ठीक है। और तीसरी है आपकी अल्ट्रावायलेट ए, ये ऑलमोस्ट सारी की सारी धरती पर आती है। तो ओजोन में जो डिप्लीशन होता है ना, ओजोन का जो ह्रास होता है, ये तो हार्मफुल है नहीं, तो ये तो डिप्लीशन करा नहीं पाएगी, आराम से पास हो जाएगी। लेकिन ये दोनों है हार्मफुल, ठीक है। तो क्या करते हैं, ओजोन इसे तो एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन ये तो आ रही है ना, ये आएगी तो क्या करेगी, तोड़ के ही तो आएगी ये, ठीक है। तो ये
इसकी वजह से होता है आपका ओजोन डिप्लेशन। और जो स्किन कैंसर होता है, जो त्वचा का जो कैंसर होता है, वो भी किसकी वजह से होता है? अल्ट्रावायलेट बी से। अगला क्वेश्चन सुन लेना, अच्छा क्वेश्चन है। जो ओजोन लेयर है वो कौन सी अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करती है? अल्ट्रावायलेट सी को एब्जॉर्ब करती है, और कुछ पोर्शन अल्ट्रावायलेट बी का एब्जॉर्ब करती है। अल्ट्रावायलेट ए को नहीं करती, नेग्लिजिबल बिल्कुल। ठीक है, तो लिखोगे। अब क्लियर है आनंद जी? लिखोगे ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन and skin cancer, ozone depletion and skin cancer, ozone depletion and skin cancer is due to ultraviolet B, is due to ultraviolet B। हिंदी में लिखोगे ओजोन का ह्रास, ओजोन का ह्रास और त्वचा का कैंसर, ओजोन का ह्रास और त्वचा का कैंसर अल्ट्रा पराबैंगनी बी किरणों की वजह से होता है। ओजोन टूटती भी है तो बताया तो है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। पंकज जी दोनों रिएक्शन बताइए। एक राम जी बेटा, ये आप कह रहे हो ना एसएससी तो होगा ही होगा, बाकी दूसरे एग्जाम का भी ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है। एसएससी में सारा ही आएगा, टेंशन ना लो। देखो ओजोन का ह्रास और त्वचा का कैंसर, ओजोन का ह्रास और त्वचा का कैंसर पराबैंगनी बी किरणों की वजह से होता है। पराबैंगनी बी किरणों की वजह से होता है, पराबैंगनी बी किरणों की वजह से होता है। ठीक है, पराबैंगनी बी किरणों की वजह से होता है। ठीक है, अब ओजोन का फर्स्ट ओजोन होल, ओजोन में कितने होल हैं? 2 हैं। हालांकि होल तो एक भी नहीं है, छिद्र तो एक भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जहां से ओजोन की लेयर पतली होती है उसे बोलते हैं ओजोन होल। ठीक है, तो पहला जो ओजोन होल है ये कहां पर है? अभी तक आप लोगों ने एक ही सुना होगा, मैं आपको 2 बता रहा हूं। पहला ओजोन होल कहां होता है? अंटार्कटिका में। कौन से हेमिस्फीयर में? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में? बताएगा कोई? हाँ भैया, नॉर्दर्न में और सदर्न में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। और दूसरा जो ओजोन होल है ये तिब्बत में है। ये ओजोन आपका कंप्लीट हुआ, जल्दी लिख लो। ठीक है, आ रहे हैं नितिन जी कमेंट। ठीक है, ये सर ऑल क्लियर। व्हाट इज नवजात ऑक्सीजन? नवजात ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन जो होती है, नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब एटॉमिक फॉर्म में होती है, एटम की फॉर्म में होती है, परमाणु की फॉर्म में होती है, तो उसे बोलते हैं उत्तम जी नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, नहीं ऑटो मोलिक्यूल को नहीं तोड़ता। पता, अरे ऑटो को तो तोड़ता तो है, तभी तो ऑक्सीजन बताया तो है। हाँ, ये सदर्न हेमिस्फीयर में, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है भाई, बेटा कितना परसेंट पहुंचती है ये तो मुझे नहीं पता, ये ज्योग्राफी वालों से पूछ लेना, ये हमारा काम नहीं है कितनी पहुंचती है। ठीक है, तो ये है ओजोन आपका कंप्लीट। अब अगली गैस पढ़ते हैं। लाफिंग गैस मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी। नेक्स्ट लिखोगे टीयर गैस, टीयर गैस, अश्रु गैस, टीयर गैस, अश्रु गैस। देखो टीयर गैस के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन, एक्रोलीन, एक्रोलीन, फोस्जीन, फोस्जीन का दूसरा नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो कार्बोनिल क्लोराइड होता है इसका फॉर्मूला होता है COCl2। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जब भी आपसे टीयर गैस पूछी जाएगी तो जनरली होता क्या, ये दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं, क्लोरोपिक्रिन भी आ जाता है, कार्बोनिल क्लोराइड भी आता है। तो आप दोनों में से आंसर इसे लगाओगे। रीजन क्या है, इसका जो नेचर होता है वो पॉइजनस होता है। ठीक है, अब अगर मान लो इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल आ जाए टीयर गैस का, तो कैसे पहचान करोगे? तो यहां से एक आइडिया देखते हैं।
इसके अंदर क्लोरीन है, इसके अंदर क्लोरीन है, इसके अंदर क्लोरीन है। तो होता क्या है, जो मैक्सिमम टीयर गैस होती है उनके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट होता है। तो या तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन में इनमें से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा, टीयर गैस जब पूछी जाएगी। ये नहीं होंगे तो कोई क्लोरीन मिल जाएगा, अगर क्लोरीन नहीं मिलेगा तो कोई कंपाउंड मिल जाएगा क्लोरीन का। ये पहचान होती है टीयर गैस की, ठीक है। तो नोट करके लिखोगे, इन टीयर गैस, इन टीयर गैस, इन टीयर गैस क्लोरीन इज प्रेजेंट, इन टीयर गैस क्लोरीन इज प्रेजेंट, इन टीयर गैस क्लोरीन इज प्रेजेंट। हिंदी में लिखोगे, अश्रु गैस में क्लोरीन होती है, अश्रु गैस में क्लोरीन होती है। कल्याण जी पढ़ाया बेटा लाफिंग गैस, आप यही करते हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट में लिखवाए थे जो नाइट्रस ऑक्साइड, उसके साइड में स्लैश देकर लिखवाया था लाफिंग गैस है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलते, मैं पढ़ाता, जो बोल दिया ना मैं पढ़ाया तो पढ़ाता हूं मैं वो, ठीक है। लिखो, अश्रु गैस में, अश्रु गैस में क्लोरीन होती है, अश्रु गैस में क्लोरीन होती है, अश्रु गैस में क्लोरीन होती है। सर आप अच्छा नहीं पढ़ा तो नहीं समझ, कोई बात नहीं बेटा, नहीं समझ में आता तो दूसरे टीचर से पढ़ लेना। जरूरी थोड़ी मैं कब कहता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ हर बच्चे को समझ में आएगा। अगर एक टीचर का पढ़ाया हुआ सबको समझ में आने लग जाए तो सब एक ही टीचर से ना पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड बेहोशी का गैस एज वेल, कल्याण जी, हाँ जी आनंद जी बिल्कुल सही, ठीक है। चलो भैया आगे देखो, नेक्स्ट आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी, जल्दी बताओ कौन सी गैस लीक हुई थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी, इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लेंदी है। प्रज्ञा जी एक ही क्लास रखी है, ठीक है। मेरी क्लासेज ही सैटरडे संडे को होती है, बात ये होती है ना। हाँ जी बताओ। सर जी आप बहुत मानो, अरे बेटा कहाँ, अरे मस्टर्ड गैस बताऊंगा ना, AND आएगा अभी, मस्टर्ड गैस भी। पहले जो पूछ रहा वो नहीं बता रहे। नो सर यू आर ग्रेट, थैंक यू आनंद, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बच्चों। जल्दी बताओ, फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री आपसे समझ में आ रहा। देखो अब सबके अपने अपने हैं। MIC की फुल फॉर्म बताओ। हाँ जी देखो, ये जो ट्रेजेडी हुई थी ये 2 दिसंबर की रात को हुई थी 1984 में, ठीक है। यहां पर एक गैस लीक हुई थी, इसका आंसर देखो मोस्टली बच्चों का गलत है, ठीक है। मोस्टली बच्चे दे रहे मिथाइल आइसोसाइनाइड दे रहे हैं, जो वो गलत है। जिनने आइसोसाइनाइड दिया वो ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका C2H3NO। अब ये जो फैक्ट्री थी जहां पर ये गैस लीक हुई थी, ये किस चीज की फैक्ट्री थी? किस चीज की फैक्ट्री थी? ये क्या बनाती थी? ये पेस्टिसाइड्स बनाती थी, कीटनाशी, ठीक है। अभी एक हुई है ना विशाखापट्टनम ट्रेजेडी, इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी विशाखापट्टनम ट्रेजेडी में? स्टायरीन। ये पॉलीमर में पढ़ाऊंगा स्टायरीन के बारे में, होता क्या है स्टायरीन। स्टायरीन गैस रिलीज हुई थी, ठीक है। ऐड कर देंगे बेटा थोड़े, सुपर सर, थैंक यू दीपू जी, कर देंगे बेटा ऐड, सबको करे, थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखो, ठीक है। तो ये विशाखापट्टनम ट्रेजेडी में आपकी स्टायरीन गैस रिलीज हुई थी, जो अभी एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों की सबसे फेवरेट गैस कौन सी है? हाँ जी सबसे फेवरेट गैस, हाँ हेडिंग डालो गोबर गैस, ठीक है। तो गोबर गैस में सबसे ज्यादा नंबर 1 पर कौन सी गैस होती है? मीथेन, सबसे ज्यादा मात्रा में होता है मीथेन। दूसरे नंबर पर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे नंबर पर क्या होती है आपकी? हाइड्रोजन। अब जो पहला गोबर गैस प्लांट था वो किसने लगवाया था? ये भी पूछते हैं आपसे। फर्स्ट गोबर गैस प्लांट, पहला गोबर गैस प्लांट किसने लगवाया था? SV देसाई ने। जल्दी नोट करो, एक ही क्लास है आज आपकी, 2 क्लास का है बेटा। केशव जी स्टायरिन उसमें पढ़ाऊंगा। स्टायरिन का फॉर्मूला क्या करोगे बेटा? स्टायरिन ये होता है, ये होता है स्टायरिन।
अब देखकर बेहोश मत हो जाना आप लोग अभी से, ठीक है? ये होता है स्टायरिन। ठीक है, आगे देखें। नेचुरल गैस किसे बोलते हैं बताओ? नेचुरल गैस, ये मत बोलना कि सर नेचुरल गैस में क्या है, नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस है ना। फिर मैं पूछूंगा बेटा प्राकृतिक गैस, सर प्राकृतिक नेचुरल गैस, ठीक है? नेचुरल गैस बोला जाता है सीएनजी को। जिसको सीएनजी की फुल फॉर्म नहीं पता है वो लिख लेना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है? तो जो सीएनजी होती है इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में होती है मीथेन, सबसे ज्यादा मात्रा में होती है आपकी मीथेन, ठीक है? अब एक चीज देखना, मीथेन के बहुत सारे नाम हैं, इनके अल्टरनेट नेम देख लेते हैं। मीथेन के नाम क्या क्या है? मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसलिए इसका एक नाम हो गया ग्रीन हाउस गैस, ठीक है? दूसरा, आप लोगों की फेवरेट गैस गोबर गैस में भी यही है, ठीक है? पढ़ाएंगे बेटा, पढ़ा देंगे, बॉन्डिंग भी, रुक तो जाओ पहले, ये तो पढ़ लो। बॉन्डिंग के बारे में बता दूंगा मैं आपको, क्या है फंडा सारे बता दूं, पहले इस टॉपिक को पूरा करो। हाँ, तो आप लोगों की फेवरेट गैस भी यही है, तो इसको बोलते हैं गोबर गैस, ठीक है? तीसरा, सीएनजी के अंदर कौन सी गैस मिलती है? मीथेन मिलती है। और सीएनजी कैसी गैस है आपकी? नेचुरल गैस। एक नंबर पढ़ाते सर आप, कल सारे क्विज सोल्व हो गए हैं जो आपने पढ़ाया था। ओके पंकज जी, ठीक है? हाँ, तो मीथेन क्या है आपकी? एक नेचुरल गैस है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया नेचुरल गैस। अब मुझे एक बात बताओ, देखो धान के खेत में मिलती है मीथेन, धान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो मैं बता ही देता हूँ, टाइम खराब नहीं करता। मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं पूछता हूँ धान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बच्चे बोलते हैं सर राइस। अच्छा, मैं पूछता हूँ अगर धान को राइस बोलते हो तुम, फिर चावल को क्या बोलते हो? सर चावल को बासमती राइस, है ना? धान को बोला जाता है पैडी, ठीक है? तो पैडी फील्ड में मिलती है मीथेन, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया एक पैडी गैस, ठीक है? और देखो, दलदल वाले इलाके जो होते हैं, दलदल वाले जो एरिया होते हैं उनको बोलते हैं मार्शल एरियाज। तो दलदल वाले इलाकों में क्या होती है? मीथेन होती है, तो उसी के बेसिस पर इसका नाम रख दिया गया मार्स गैस, ठीक है? इसको बोलते हैं मार्स गैस, क्योंकि ये दलदल वाले इलाकों में होती है और दलदल वाले इलाकों को मार्शल एरियाज बोला जाता है, ठीक है? अब जहां पर कोयला होता है, कोयला निकालने के लिए, कोयले की खानों से जब कोयला निकालते हैं तो उसमें ब्लास्ट कराए जाते हैं, विस्फोट कराए जाते हैं, तो विस्फोट कराने में मीथेन का यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कोल माइन गैस, कोल माइन गैस, ठीक है? सातवां देखो, जो पशु जुगाली करते हैं उन्हें बोलते हैं रूमिनेंट, हिंदी में मुझे नहीं पता, हिंदी में नाम आप खुद लिखोगे, ठीक है? जुगाली किसे बोलते हैं? जब आप बबल गम खाते हो, च्युइंग गम खाते हो, सेंटर फ्रेश खाते हो, तो आपके माउथ की जो मूवमेंट होती है उसे बोला जाता है जुगाली, ठीक है? तो जुगाली, जब चारे की जुगाली करते हैं तो उससे प्रोड्यूस होती है मीथेन गैस, तो जुगाली से हो रही है ना मीथेन प्रोड्यूस, चारे की जुगाली से, तो इसलिए इसका नाम एक हो रहा है रूमिनेंट गैस। इसको हिंदी में आप देखोगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा रूमिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है? अभी किसी बच्चे ने मस्टर्ड गैस पूछा था, मैंने कहा था बताऊंगा, टेंशन ना लो, ये नोट करने के बाद हेडिंग डाल लो मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। पहली बात तो ध्यान रखना ये पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है, ठीक है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी, यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके अंदर सल्फर और क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं, सल्फर एंड क्लोरीन आर प्रेजेंट, सल्फर एंड क्लोरीन आर प्रेजेंट, सल्फर एंड क्लोरीन आर प्रेजेंट, ठीक है? अब एक चीज बताओ, इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? ये सॉलिड फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी, या गैसियस फॉर्म में होगी? जल्दी बताओ। बेटा विकास, अभी मैं आपके कोई रिप्लाई नहीं कर सकता, आप एक हफ्ते बाद करोगे जब मैं रिप्लाई करूंगा आप लोगों को, ठीक है? अभी समझो, क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि मैं रिप्लाई बताता हूँ क्यों नहीं कर पाता। ठीक है, देखो ऐसा होता है क्योंकि बच्चों के इतने मैसेज आते हो, ग्रुप में ऐड करो, मैं पहले नाम सेव करूंगा उनका, ठीक है? अगर बीच में मैंने गलती से आपका मैसेज कर दिया
तो ऊपर चला जाएगा आपको मैसेज, और फिर मैं दोबारा मुझे वहां ढूंढना पड़ेगा, इसलिए अभी रिप्लाई नहीं कर पाता। अच्छा राम, हाँ पहचान लिया राम अवतार जी, मैंने आपको, आप क्या साइंस आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैंने आपका साइंस स्पेशल 4 लगाया था। हाँ राम अवतार जी, मुझे याद है। सॉलिड, अब देखो सारी ये बता दी मूर्ख ने, किसी ने सॉलिड, किसी ने लिक्विड, किसी ने गैसेज। आयुष जी मैं बढ़िया बेटा, बताओ। ध्यान रखना ये क्वेश्चन है, लिक्विड स्टेट होती है इसकी, द्रव अवस्था, ये है पेपर का क्वेश्चन, ये 2 वाले पॉइंट, ठीक है, ये वाले पॉइंट याद रखना, ठीक है। ऑनियन में भी क्या होता है, ऑनियन की जो स्मेल भी होती है वो सल्फर की वजह से होती है, ठीक है, ये भी आप लिख लेना। बस राम जी, क्या ज्यादा फास्ट स्पीड है। अनुष्का जी सीटेट की क्लास होगी यूट्यूब पर, टेंशन ना लो, ठीक है। सीटेट के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है ये मैं कराऊंगा, इस बार सीटेट के क्वेश्चन भी कराऊंगा, और क्या पता अगले संडे को ही करा दूं, ठीक है। सीटेट के क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। सीटेट वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसकी टेंशन ना लें आप। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे एलपीजी। हाँ भाई, एलपीजी का दूसरा नाम क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे, मन में आ रहा होगा सर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मूर्ख को मैं पूछता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, आप बोलते सर हम 10 बजे उठते हैं, 11 बजे क्लास लेते हैं, 12:30 बजे खत्म होती है, खाना वाना खाते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं, फिर रात को उठते हैं, मस्त माहौल बनाते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। नाम नहीं बताओगे आप, सारी एक्टिविटीज बता दोगे। तो बेटा मैं इससे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, ठीक है। साइंस स्पेशल में पीसीएम लेते हो क्या? साइंस स्पेशल में पीसीएम बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है आनंद जी, ठीक है। तो आप लोग, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एलपीजी क्या होती है, आप उसकी फुल फॉर्म बता रहे हो। एलपीजी का दूसरा नाम पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो एलपीजी का दूसरा नाम होता है आपका डोमेस्टिक गैस, घरेलू गैस, डोमेस्टिक गैस, घरेलू गैस, ठीक है। और एक नाम और होता है कुकिंग गैस, खाना बनाने वाली गैस, कुकिंग गैस, खाना बनाने वाली गैस। तो जो एलपीजी होती है, एलपीजी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। अब मुझे जल्दी से बता दो सेकंड नंबर पर कौन सी होगी, तब तक आप लिख भी लोगे। सेकंड नंबर पर कौन सी होती है, जल्दी बताओ। अरे सर बढ़िया, पहली बार पढ़ी केमिस्ट्री, अच्छा लगा। रूमिनेटिंग जो पशु जुगाली करते हैं, जल्दी बताओ। हाँ जी, भोजन गैस। देख लेना, आप खुद ही देख लेना डिफरेंस क्या होता है सीएनजी में। मस्त माहौल, मतलब छोड़ो, बाद में समझ में आएगा, मस्त माहौल। प्रोपेन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मूर्ख हो, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन नहीं, आइसोब्यूटेन। थर्ड नंबर पर अब नहीं बताओगे ना, प्रोपेन। मीथेन इथेन 1% में होते हैं, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ, जब एलपीजी लीक करती है तो आप लोगों को स्मेल आती है या नहीं? जब एलपीजी लीक करती है तो आप लोगों को स्मेल आती है या नहीं? आती है ना। जिसको नहीं आती वो पर्सन नॉर्मल नहीं है, उसे इलाज की जरूरत है, ठीक है। तो वो स्मेल किसकी होती है? ब्यूटेन की होती है? नहीं। आइसोब्यूटेन की? नहीं। प्रोपेन की? नहीं। क्योंकि ये तीनों ही तीनों क्या है आपकी, ओडरलेस गैस होती है, इनसे कोई स्मेल नहीं आती, ठीक है। तो अगर मान लो सिर्फ एलपीजी के अंदर इन्हीं गैसेस का यूज होता, ठीक है, तो इनसे स्मेल तो आएगी नहीं। गैस लीक कर रही है, आपको स्मेल नहीं आ रही है, और आप उधर लगे हुए माहौल बना रहे हो, पता चला थोड़ी देर में परमानेंट बेहोश, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इसके अंदर एक स्मेलिंग एजेंट मिक्स किया जाता है। तो वो जो स्मेलिंग एजेंट होता है उसका नाम है इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन। फॉर्मूला होता है C2H5, C2H5SH। इसका दूसरा नाम होता है थायो इथेनॉल, थायो इथेनॉल, ठीक है। इसका दूसरा नाम है थायो इथेनॉल। अब एक चीज देखो, लाइटर देखा होगा ना, माहौल बनाने वाला, गैस वाला नहीं, ठीक है। उस लाइटर के अंदर उस लाइटर के अंदर कौन सी गैस होती है? उसके अंदर ब्यूटेन होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा, बोलते गैस है लेकिन उसके अंदर लिक्विड होता है, ये लाइटर के अंदर होती है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे, सिलेंडर के अंदर ये तीनों किस फॉर्म में होती हैं? आपकी लिक्विड स्टेट में होती हैं।
ठीक है, द्रव अवस्था में होती है। हाँ जी, दिल्ली पुलिस के लिए NF है ये क्लास। अपूर्व जी क्वेश्चन आंसर कब लेंगे ना, जब थ्योरी खत्म होगी बेटा, क्वेश्चन आंसर का अलग बैच होता है। थैंक यू आयुष जी। ठीक है, परमानेंट बेहोश। आप भी सोचते हो कि 1000-1200 रुपये में सब कुछ ही खरीद ले, क्वेश्चन भी करा दे, सब कुछ करा दे, सिलेक्शन भी दिला दे, है ना। मुझे किसी दूसरे सब्जेक्ट की क्लास के बारे में नहीं पूछे कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मैं नहीं जानता भाई। ठीक है, अग्निशामक क्या होता है, जो आग बुझाते, जो रेड कलर का सिलेंडर होता है। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो, फलों को पकाने के दो तरीके होते हैं। एक, फल पेड़ों पर पकते हैं, तो जब फल पेड़ों पर पकते हैं तो उसमें जो गैस होती है वो होती है आपकी इथाइलिन। ठीक है, प्लांट हार्मोन खुद रिलीज करते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं नेचुरल रिपनिंग ऑफ फ्रूट। तो नेचुरल रिपनिंग ऑफ फ्रूट में कौन सी गैस यूज होती है? हाँ भाई, इथाइलिन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में नेचुरल रिपनिंग एजेंट, नेचुरल रिपनिंग एजेंट, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में इथाइलिन, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में इथाइलिन। एक मिनट रुकना भाई। ठीक है, तो देखो, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन सी गैस का, कोई डाउट है? डाउट तो पूछ लेना बेटा, कोई डाउट रह गया जाए तो फलों को जो हिंदी में लिखोगे, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में इथाइलिन, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में इथाइलिन, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में इथाइलिन। इथाइलिन का फॉर्मूला होता है C2H4। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में इथाइलिन C2H4 या, और दूसरा नाम, या इथीन गैस का प्रयोग किया जाता है। देखो, कोई भी बच्चा अगर फोन कट कर देना बेटा, बार बार फोन मत किया करो। ठीक है, आपको कभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आती, मेरे केमिस्ट्री या मेरे साइंस सब्जेक्ट से किसी टॉपिक में दिक्कत है, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना वो पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मतलब सब पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछना पूछ लो। ठीक है, आप क्या करते हो, कुछ बच्चे फोन करते हैं, सर मेरा ऐप काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। बेटा, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं फ्री होता हूँ तो फोन उठा लेता हूँ, फ्री नहीं होता तो फोन नहीं उठाता। और एक बार फोन कट कर दे तो दोबारा फोन मत किया करो, समझ जाया करो क्लास में है या कहीं बिजी है। ठीक है, बाद में भी कर सकते हो आप लोग, आपका इतना जरूरी होता है जब आप बार बार, एक लड़का भी, आप लोगों में से एक लड़का बार बार फोन मिला रहा है, सर मेरे कमेंट नहीं आ रहे। बेटा एक बात बताओ, आपके कमेंट नहीं आ रहे, अभी मैं आपके कमेंट ठीक करवा दूंगा? कुछ होगा तो क्लास के बाद ही तो होगा ना, क्लास से पहले तो नहीं हो सकता ना। तो आप मूर्खों वाले काम ना करें। मैं तो मूर्ख मजाक में बोलता हूँ, जब आप ऐसे यार करते हो तो रियलिटी वाली बात प्रूव कर देते हो। ठीक है, तो चीज़ें क्लास के बाद या शाम को फ्री हो, जब कार्ड उसके बाद पूछ लेना, फिर कर आ जाएगी। और दूसरी चीज़, मेरे हाथ में वो चीज़ नहीं है, आप इनके चैनल पर फोन करें, ये जो टेक्निकल टीम है वो करेगी। ठीक, मैं नहीं करूँगा। किसी को ज़्यादा इशू आ रहा है तो ठीक है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, एक आईडी को दूसरे फोन में चला के ब्लॉक करवा लेते, फिर बोलते मेरी काम नहीं कर रही। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखें। मुझसे कोई बात करनी तो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछना तो 100 बार पूछे, लेकिन मेरा ऐप काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन, मेरे कमेंट नहीं आ रहे बेटा, ये चीज़ वहाँ से पूछो। नहीं हो रहा तो ठीक है, कुछ बच्चों को परेशान हो जाते, नहीं हो जाते तो मैं करा दूँ, जो तब मेरे पास कॉल कर लेना, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन बार बार फोन ना करें इन चीज़ों के लिए। ठीक है, पढ़ाई से बात करें। ठीक है, किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी। अब देखो आगे, अब एक फल हम पकाते हैं। ठीक है, कब पकाते हैं हम? जैसे केले की पेटी, आम की पेटी में देखा होगा पाउडर डालते हैं, तो वो जो पाउडर होता है उस पाउडर का नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड। तो उस कैल्शियम कार्बाइड से कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन। तो उससे फल पकते हैं। वो फल हम पका रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, लिखोगे अब नेक्स्ट, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में,
फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन। मैं नंबर आप लोगों को इसलिए देता हूँ ताकि आप अपने डाउट पूछ सको, ठीक है। कोई बहुत ही कम टीचर नंबर देते हैं क्योंकि बच्चे परेशान कर देते बार बार फोन करके। मैं कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई डाउट आए तो मैं करा देंगे, ठीक है। तो थोड़ा आप भी समझो, ठीक है। अरे हाँ आशुतोष जी, गुस्से वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। एसिटिलीन, इसका फॉर्मूला है C2H2। और दूसरा ना, इस देखो, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन C2H2, एसिटिलीन C2H2 या इथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है, या इसका दूसरा नाम है इथाइन, या इथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है। माहौल बना लेते हैं पहले तो, ठीक है। हाँ आयुष जी आ रहे हैं आपके इस पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा आपके घर में मैंगो में, हाँ तो घर पे पकाते हो, आप पका रहे हो ना, मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ। अब देखो, अब ये जो पाउडर होता है, इसमें जो पाउडर यूज करते हैं उस पाउडर का नाम क्या है? वो पाउडर आपका कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। अब देखो होता क्या है, केले की पेटी या आम की पेटी में आप लोगों ने डाला ये पाउडर, ठीक है। जहां पर केले वगैरह रखे हैं, ठीक है, या आम वगैरह रखे हैं, तो उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होंगे, ठीक है। ये वाटर वेपर इसके साथ रिएक्शन करेंगे, और जैसे ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से गैस बनती है एसिटिलीन, जिससे फल पकते हैं। और फल पकने के बाद उन पर जो व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये प्रोसीजर होता है आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट में। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बाइड से जब आप वाटर को पास करोगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? एसिटिलीन, ठीक है। इतना नोट कीजिए। गुरु जी मूर्ख वाली हरकतें करते हैं, आप अपना बेस्ट देते हो सभी स्टूडेंट को। थैंक यू रणबीर जी। दे रखा शिवम जी, नंबर तो मैंने दे रखा। माहौल इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। ठीक है तनुज जी, नोट कीजिए। अब देखो एक बात बताओ, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछता फलों को पकाने में कौन सी गैस का यूज करते थे, इरिटेट हो जाता है, बार बार फोन करे, काट रहे, क्लास में खड़े ना, इसलिए थोड़ा सा मूड सा ऑफ हो जाता है फिर। नहीं तो मैं कभी किसी को ज्यादा बोलता नहीं, मैं गुस्से में नहीं आता कभी भी, बहुत रेयरली ही, जब कोई ज्यादा ही वो हरकतें कर देता तो एक अलग बात है, नहीं तो देख सकते हो मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, ठीक है। अरे पाउडर ही बोलते हैं बेटा रोशन, इसको पाउडर बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। वाटर गैस, यार आप लोग ऐसे सवाल ना पूछे। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला बेटा लिखवाया तो है, CO+H2 वाटर गैस, CO+N2 प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। अब देखो, तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फलों को पकाने में कौन सी गैस का यूज करते हैं, तो आंसर बता दोगे ना आप लोग? हाँ भाई, फलों को पकाने में कौन सी गैस का यूज करते हैं, आंसर बता दोगे ना आप लोग? पक्का ना? पक्का? लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ भाई क्वेश्चन लिखो, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, which of the following gas, which of the following gas, which of the following gas can be used, can be used in the, can be used in the artificial, in the artificial ripening of fruit, in the artificial ripening of fruit, in the artificial रिपनिंग ऑफ फ्रूट। हिंदी में लिखोगे, निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग, निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग, निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग, निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग फलों को, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता। सर मैं रेंजर ऑफिसर में केमिस्ट्री आती है, अभी कवर हो जाएगा बेटा। एक बार मैंने उसका पेपर नहीं देखा अजीत जी, एक बार मेरे पास उसका एक दो पेपर सेंड कर दीजिए, मैं देख के बता दूंगा कि उसका लेवल क्या वो हो पाएगा या नहीं, ठीक है। ऑप्शन लिखोगे, इथाइलिन,
इथाइलिन, सेकंड है मीथेन, मीथेन, थर्ड है इथेन, फोर्थ है एसिटिलीन, डी है एसिटिलीन। जल्दी बताऊं। ओके मनोज जी, हर्ष जी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता बेटा, किसी पेपर में 3, 4, 5 भी आ जाते हैं, किसी में 2 आते हैं, थोड़ा चेंज होता रहता है। एवरेज मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 तो आ ही जाते हैं फर्स्ट टाइम। ओके अभिषेक जी, वैभव जी एसिटिलीन, डी डी डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मूर्खो, आंसर है ए। अब ध्यान से सुनना सर, अभी तो आपने बताया था कि आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट में कौन सी गैस का यूज करते हैं, एसिटिलीन बताया था ना, बताया सही था, लेकिन वो पहले यूज करते थे, अब इस पर बैन है। फिर बोलोगे सर पढ़ाया क्यों? बेटा पढ़ाया इसलिए है, अगर इथाइलिन ऑप्शन में नहीं होगा तब आप एसिटिलीन ही लगाओगे, अगर दोनों ऑप्शन में है तो इथाइलिन लगाओगे। दूसरा, पाउडर की बात करते हैं, पाउडर पूछा जाएगा तो कैल्शियम कार्बाइड मिलेगा आपको ऑप्शन में, ठीक है, तो ये बैन है इसलिए आंसर नहीं होगा। दूसरा, ये पुराना क्वेश्चन है, तो बुक्स में जब आप आंसर देखोगे तो एसिटिलीन मिलेगा, तो आप वो ही आंसर याद करके चले जाओगे, और पेपर में वो आपको मिलेगा नहीं, तो वहां पर गलती हो जाएगी। तो याद रखोगे आप, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, कौन सी गैस यूज होती है? इथाइलिन। इथाइलिन ऑप्शन में नहीं है तब क्या लगाओगे? एसिटिलीन, ठीक है। एक और रिपनिंग एजेंट होता है, मैं बता देता हूं, एक रिपनिंग एजेंट है आपका एथेफोन, इसको भी याद रखोगे, पूछ लेते हैं 4 ऑप्शन देकर इनमें से रिपनिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है, इसको क्रैम कर लेना इस वाले को, ये होता है एथेफोन, ठीक है। बट तो ये गैसेज चैप्टर आपका फिनिश हुआ, ठीक है। अभी 15 मिनट और पढ़ेंगे, ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मारो मुझे से, मारो मुझे मारो। अभिमन्यु जी आप थे क्या? बेटा कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, आ तो गया आपका कमेंट, आप कह रहे थे कमेंट नहीं आ रहे। ऐसा होता है ना, कमेंट तो आते हैं लेकिन कमेंट यहाँ पर इतने चलते हैं कि नीचे चले जाते हैं, तो जब मैं खड़ा होता हूँ, जब मुझे जो कमेंट दिखता है मैं उसका आंसर दे देता हूँ, बात ये होती है। हाँ आनंद जी, एलम अभी, अरे बेटा एलम तो पढ़ाऊंगा, एलम क्या पूछ रहे हो आप, ठीक है। हाँ जी, यूपीपीसीएस कवर हो जाएगा जीएस स्पेशल से, मेरा सब्जेक्ट का तो हो जाएगा भाई, बाकी का मुझे पता नहीं ना, वैसे हो जाएगा, सभी टीचर अच्छे हैं, सब वो सब हो जाएगा, आपका यूपीपीसीएस कवर हो जाएगा, प्री वाला, लेकिन ठीक है, प्री की बात कर रहे हैं। अजीत जी, और पेपर है ना अभी बेटा 2-3 दिन बाद कर देना, अभी सेंड कर देना, मैं देख लूंगा, अगर क्योंकि अगर मैं नहीं देख पाया ना तो फिर आप दोबारा एक मैसेज, दोबारा मैसेज कर देना, क्योंकि मैसेज नीचे चला जाता है। आंसर सही नहीं होता सर जी, आंसर सही नहीं होता कभी, अनुष्का जी हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिहार दरोगा हो जाएगा सर, वो तो चबड़ा, थैंक यू जितेंद्र जी। आएगा पीरियोडिक टेबल भी आएगा, टेंशन ना लो, कहते तो अभी स्टार्ट करा दो पीरियोडिक टेबल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पीरियोडिक टेबल हो जाए नोटेड। अभी एक टॉपिक देखते हैं, देखो टाइम ज्यादा नहीं है ना, तो एक टॉपिक ऐसा देखते हैं जो अगली क्लास में आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे पढ़ाना तो रेडियो एक्टिविटी है लेकिन वो लेंथी टॉपिक है, तो उसको जब क्लास बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगी ना तब स्टार्ट करेंगे। तो टाइम को देखते हुए एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, हेडिंग डालो सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। सोनिया जी पंजाब पीसीएस का पेपर देखना पड़ेगा, मैंने पंजाब पीसीएस वाला पेपर नहीं देखा एक बार, ठीक है, तो आप पेपर सेंड कर दीजिएगा, एक दो मैं चेक करके बता दूंगा, ठीक है। अरे पढ़ा देंगे भाई, देखो अभी टाइम कम है तो उसको देखते हुए यही टॉपिक सबसे ठीक रहेगा। तो फर्स्ट देखो जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2। अब एक चीज ध्यान से सुनना, जब भी किसी प्रोसेस में एक पूरा वाटर मॉलिक्यूल, जब भी किसी प्रोसेस में एक पूरा वाटर मॉलिक्यूल दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रेशन, जल योजन, हाइड्रेशन, जल योजन, हाइड्रेशन, जल योजन, ठीक है। अब इसका हम केमिकल नेम लिखते हैं, केमिकल नेम क्या होगा इसका?
कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, 2 के लिए डाई, H2O के लिए हाइड्रेट, तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है। अब एक चीज देखो, इसका यूज कहां पर करते हैं, ये सभी को पता होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसका यूज करते हैं। शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर पहले करा दीजिए, अभी जी मिक्स चल रहा है, शॉर्ट दोनों चल रहे, दोनों तरीके के चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसका यूज कहां पर करते हैं कोई बताएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस को छोड़कर इसके अलावा देखो, इसका यूज करते हैं सीमेंट बनाने में। रोल क्या होता है देखो, सीमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, सीमेंट जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आती है ये तभी हार्ड हो जाती है, और सीमेंट हार्ड होने में जितना समय लेती है इसे बोलते हैं हम सेटिंग टाइम। सीमेंट का है, कभी कुछ और समझ जाओ। ठीक है। अब सीमेंट इंडस्ट्री में जब सीमेंट बनती है तो उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होंगे। ठीक है। तो जैसे सीमेंट उन वाटर वेपर के कांटेक्ट में आएगी, सीमेंट वहीं पर हार्ड हो जाएगी, जम जाएगी। अगर सीमेंट वहां पर हार्ड हो गई तो उसका कोई फायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि तो वहां हमें सीमेंट को जमने से रोकना है, क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं कर पाओगे फिर। तो इस पर्पज के लिए जिप्सम को मिक्स किया जाता है सीमेंट में। तो जिप्सम करता क्या है, सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है। ठीक है। तो लिखोगे इट डिलेज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इट डिलेज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इट डिलेज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। यह सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है। देखोगे इट डिलेज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यह सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है। इट डिलेज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यह सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है। ठीक है। अगला देखोगे, नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा कंपाउंड आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेकेंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है ये आपका किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। इसको हीट किया जाता है। इसको हीट करने के दो तरीके हैं, एक तो इसकी हम स्ट्रांगली हीटिंग करते हैं, एक इसकी स्ट्रांगली हीटिंग करते हैं, एक पार्शियली हीटिंग करते हैं। ठीक है। तो हीटिंग करने से देखो इफेक्ट क्या होगा, जब आप इस स्ट्रक्चर को हीट करोगे तो ये वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो ये वाटर वेपर क्या होंगे? इवेपोरेट होंगे, वाष्पीकृत होंगे। तो स्ट्रांगली हीटिंग का मतलब क्या है? तब तक आप इसे हीट करते रहो जब तक कि सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट ना हो जाएं। ठीक है। तो जब ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे तो बचेगा क्या? CaSO4। पार्शियली हीटिंग का मतलब है थोड़ी देर के लिए आप इसको हीट करोगे, तो थोड़ी देर के लिए हीट करोगे तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे, कुछ बच जाएंगे। तो इसमें से 3/2 वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं, 1/2 आपके बच जाते हैं। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आता है इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। अब इसका केमिकल नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। अब ये हाफ है, इसको क्या लिखोगे? हेमी और सेमी, हेमी और सेमी हाइड्रेट, हेमी और सेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमी और सेमी हाइड्रेट। ठीक है। अब इसका यूज आप लोगों को पता ही होगा, इसका यूज कहाँ करते हैं? हाँ भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब हड्डियाँ टूट जाती है तो उसको जोड़ने में इसका यूज करते हैं। ठीक है। हड्डियाँ जब टूट जाती हैं तो इसको जोड़ने में इसका यूज करते हैं। और कहाँ इसका यूज करते हैं? खिलौने बनाने में, मूर्तियां बनाने में। तो लिखोगे इट इज यूज्ड टू ज्वाइन broken bones, it is used to join broken bones, comma, in making toys and idols, in making toys and idols। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने, बेटा बस राम जी बता तो रहा हूं, इसका प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने, ओके अनुष्का जी, हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने, कोमा खिलौने और मूर्तियां बनाने में किया जाता है।
इसका प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने, कोमा खिलौने और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने, कोमा खिलौने और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। ठीक है। तीसरा आता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ZnO। जिंक ऑक्साइड ZnO। इसके अल्टरनेट नेम क्या है, इसके दूसरे नाम क्या है बेटा? हिंदी में जो नाम इंग्लिश में अगर वो एज इट इज हिंदी में होते हैं तो मैं उसकी हिंदी नहीं लिखता। ठीक है, ये मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, देखो इसके अल्टरनेट नेम क्या होते हैं। एक तो इसको बोलते हैं फिलोसफर वूल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, फिलोसफर वूल्स किसे बोलते हैं? फिलोसफर्स वूल किसे बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड को। दूसरा एक नाम हो रहा है इसका फ्लावर ऑफ जिंक। फ्लावर ऑफ जिंक। फ्लावर ऑफ जिंक। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम सनस्क्रीन बनाने में। ठीक है, लिखोगे इट इज यूज्ड, जो अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सनस्क्रीन। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सनस्क्रीन। इसका प्रयोग सनस्क्रीन बनाने में किया जाता है। 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 ठीक है। फोर्थ देखोगे पोटाश एलम फिटकरी। पोटाश एलम फिटकरी। पोटाश एलम फिटकरी। फॉर्मूला सूत्र, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। तो जब कट वगैरह लगता है, ठीक है, तो रक्त निकलता है, तो रक्त को रोकने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज करते हैं, एज ए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं इसका? हम जल के शुद्धिकरण में। अब ये जल के शुद्धिकरण में कैसे काम करता है अगली क्लास में बताऊंगा मैं। इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल के शुद्धिकरण में। इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ, नहीं दीपक जी आपके कमेंट ब्लॉक नहीं है, जल के शुद्धिकरण में। तो लिखोगे जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में। आज एक ही क्लास है जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में। फिफ्थ लिखोगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। इसका केमिकल नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका एक नाम और होता है जो पेपर में आता है, वह कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। देखो ये राइट है, ये राइट है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसका यूज कहां करते, एक चीज ध्यान से सुनना। एक होते हैं डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं पीड़कनाशी। डिसइंफेक्टेंट किसे बोलते हैं? जो सब्सटेंस पानी से कीटाणुओं को मारते हैं उन्हें बोलते हैं हम डिसइंफेक्टेंट। जो सब्सटेंस पानी से कीटाणुओं को मारते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? डिसइंफेक्टेंट। सनस्क्रीन क्या होती है आशुतोष जी, पता नहीं सनस्क्रीन बेटा आपको? गर्ल्स, मोस्टली गर्ल्स यूज करती हैं। ठीक है, जब आप दोपहर में बाहर जाते हो तो अल्ट्रावायलेट रेज को वो रोकती है स्किन के अंदर जाने से, वो होती है सनस्क्रीन। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? जो सब्सटेंस पानी से कीटाणुओं को मारते हैं। और जब पानी से कीटाणुओं को मारा जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब सुनो आगे। आप लोगों ने सुना होगा कि पानी से कीटाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं।
ठीक है। देखो प्यूरिफिकेशन, एक अभी थोड़ी देर पहले आया था ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, एक होता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। दोनों में अंतर क्या होता है? प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है वाटर से सैंड वगैरह को, डस्ट वगैरह को रिमूव करना। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है पानी से कीटाणुओं को मारना। तो आप लोगों ने सुना होगा पानी से कीटाणुओं को मारने के लिए उसमें क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं। तो वो क्लोरीन करती क्या है? पानी से कीटाणुओं को मारती है। तो क्लोरीन किसका एग्जाम्पल है? डिसइंफेक्टेंट का। तो क्लोरीन ही तो काम कर रही है पानी से कीटाणुओं को मारने का। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर को हीट कर दे तो देखो इससे भी क्या हो रहा है? क्लोरीन गैस निकल रही है, यानी कि ये भी क्या करता है? पानी से कीटाणुओं को मारता है। तो इसको हम कौन से प्रोसेस में यूज करते हैं? स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर में, जल से कीटाणुओं को मारने में। अब ये तो की बात। अब क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में? क्वेश्चन ये आता है जल से कीटाणुओं को मारने में कौन सी गैस का यूज, मतलब पानी से कीटाणुओं को मारने में, जल से कीटाणुओं को मारने में जब हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं तो ये ब्लीचिंग पाउडर किसकी तरह काम करता है? डिसइंफेक्टेंट की तरह। ठीक है, तो लिखोगे इट एक्ट्स एज disinfectant in the sterilization of water, हिंदी में लिखोगे जल से कीटाणुओं को मारने में इसका प्रयोग पीड़कनाशी के रूप में किया जाता है। जल से कीटाणुओं को मारने में इसका प्रयोग पीड़कनाशी के रूप में किया जाता है। जल से कीटाणुओं को मारने में इसका प्रयोग पीड़कनाशी के रूप में किया जाता है। जल से कीटाणुओं को मारने में इसका प्रयोग पीड़कनाशी के रूप में किया जाता है। ठीक है, अभी 3-4 कंपाउंड्स और पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अभी मेरी अगली क्लास है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। फिर 2:30 बजे मिलेंगे यूट्यूब पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि टाइमिंग चेंज होती रहती है। जब मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं तभी पढ़ाता हूँ उस पर भाई। ठीक है, और उस तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी अगली क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ, किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, फिर क्लास स्टॉप करते हैं।